अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में अदर बैकवर्ड कम्युनिटी, जिसे हम ओबीसी के नाम पे जानते हैं, और शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी यानी दलित समाज इन दिनों सभी राजनीतिक दलों के एजेंडा पर है, फोकस पर है, केंद्र पर है। सभी पार्टियों की रणनीति ओबीसी और एससी सेंट्रिक होती जा रही है। ये 90 के दौर के कमंडल के दौर का वक्त लौटा है, जब मंडल वर्सेस कमंडल था। अब हिंदुत्व वर्सेस ओबीसी और एससी के मसलों पर पार्टियां और जातियां बढ़ती जा रही हैं। आज चर्चा हम इसी विषय की करने वाले हैं। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में आप किसी भी राजनीतिक दल का इन दिनों कार्यक्रम देखें, उसका एजेंडा देखें, तो आप ये पाएंगे कि उसके केंद्र में अदर बैकवर्ड कम्युनिटी है, शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी है, जिन पर उसकी राजनीति केंद्रित हो रही है। किसी भी पार्टी का उठाकर आप कार्यक्रम देखें उत्तर प्रदेश में, तो उसमें अधिकांश प्राथमिकता पिछड़ा वर्ग और शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी को है। इसके कारण क्या हैं? इसके कारणों पर हमें थोड़ा सा पीछे जाने की आवश्यकता है, जो इस बात को प्रमाणित करता है और इस तथ्य को भी आगे बढ़ाता है कि यूपी की राजनीति में ओबीसी और एससी के बिना कोई भी पार्टी सत्ता में नहीं आ सकती है। बीते दिनों जो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हुए थे, उसके नतीजों ने इस बात को और पुष्ट किया है। इसलिए आप देखें, चाहे बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो या फिर बीएसपी, सबका फोकस ओबीसी है और सब चाहते हैं कि पार्टी के की पोजीशंस पे शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी के और ओबीसी के लोग बिठाए जाएं। भारतीय जनता पार्टी ये तय नहीं कर पा रही कि उसे शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी का अध्यक्ष चाहिए। क्षमा कीजिएगा। शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी ये तय नहीं कर पा रही है कि उसे किस कम्युनिटी का साथ चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जैसे फोकस कर रही है कि उसको शेड्यूल्ड कास्ट में जाना है कि ओबीसी में जाना है। बीएसपी की तरफ से भी क्लैरिटी है, उन्होंने एक पाल समाज के नेता को बना रखा है। समाजवादी पार्टी ने भी उसी कम्युनिटी को चुन रखा है। कांग्रेस पार्टी ने फिलहाल सवर्णों के हाथ में पार्टी की कमान दे रखी है। लेकिन जो यूपी सेंट्रिक पॉलिटिक्स है, उसमें आप कोर बिंदु पे यही पाएंगे। दरअसल पार्लियामेंट के इलेक्शन में ये बात बहुत स्पष्ट हुई और इस बात को काफ़ी प्रमाण मिला कि समाजवादी पार्टी ने अपने जन्म काल से लेकर अब तक का सबसे बेहतरीन और सबसे बड़ा परफॉर्मेंस दिया, जब वो 37 सीट जीत कर आई, जिसको पीडीए के नाम दिया गया, और 6 सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती। इससे माना गया कि ओबीसी और एससी कम्युनिटी अब सेंट्रलाइज हो रहे हैं, ये एक हो रहे हैं और एक ध्रुव का हिस्सा बन रहे हैं। बीजेपी को ये बात बहुत अखर रही थी, लिहाजा उन्होंने भी अपना जो वोटिंग कंसोलिडेशन है उस पर शुरू कर दिया। समाजवादी पार्टी गैर यादव ओबीसी और शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी के कैंडिडेट्स को उन्होंने लास्ट इलेक्शन में प्राथमिकता दी और उसके नतीजे उन्हें मिले। बीजेपी समग्र राजनीति करने की वजह से इस मसले पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से थोड़ा पिछड़ी, लेकिन अब बीजेपी को लगता है कि वो इसको कवर करने में कामयाब होंगे। इन दिनों आप देखें तो सभी का फोकस उन्हीं पे, चाहे जिसके भी कार्यक्रम आप देखें, बीजेपी के कार्यक्रम देखें, समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम देखें या फिर बीएसपी के कार्यक्रम। आज बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने अपने आवास पर एक बैठक की, जिसमें उन्होंने एक नई भाईचारा कमेटी बनाई है, जिसमें शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी के साथ उन्होंने ओबीसी कम्युनिटी को भी रखा है और ये चाहती हैं कि ओबीसी कम्युनिटी के लोग भी इसका हिस्सा बने, और उन्होंने वो भाईचारा कमेटी की शुरुआत कर दी है। बहनों भाइयों, क्या ये उत्तर प्रदेश की राजनीति के बदलाव का क्षण है? क्या हम ये देख रहे हैं कि यूपी की राजनीति फिर से जातियों में बंट रही है और जातिगत जनगणना का मुद्दा भी एक बड़ा और व्यापक है? सभी पॉलिटिकल पार्टीज इस पर फोकस जरूर कर रही हैं, लेकिन इसका कोर वोट में अपोजिशन बीजेपी को बड़ा चैलेंज देता दिखाई दे रहा है। अब जब 2 साल के बाद यूपी में चुनाव होने हैं, लिहाजा ओबीसी का और शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी का कंसोलिडेशन ये सत्ता पक्ष के लिए बड़ी परेशानी का विषय है। बीजेपी असमंजस में है कि वो ओबीसी कम्युनिटी का अध्यक्ष चुने या फिर शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी से, या फिर अपर कास्ट के हाथ में कमान दे। लिहाजा अब इस मुद्दे पर विपक्ष ने बीजेपी को घेरने की कोशिशें शुरू कर दी। मैं चाहता हूँ कि आप इस मसले पर कुछ बयान सुन लें, फिर आज की डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। बसपा, सपा और कांग्रेस को दलित और पिछड़े केवल चुनाव के दौरान ही याद आते हैं। जब हिस्सेदारी और भागीदारी की बात होती है तो अपना और अपना परिवार ही याद रहता है।
जब सरकारें थी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस की, तो किस तरीके से उनके साथ अन्याय हुआ था, कैसे उनका शोषण हुआ था। केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की मार्गदर्शन में चलने वाली उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने गांव गरीब किसान के लिए काम किया है। हमारा प्रयास है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं और लगातार पंचायतें पीडीए की चल रही है और उसका बहुत अच्छा रेस्पॉन्स भी है। तो हम प्रयास ही कर सकते हैं लोगों के बीच में जाकर के, और हमारा प्रयास है कि निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के लोग अगले चुनाव में हमारी तरफ मुखातिब होंगे। बात हो रही है पिछड़ों की और दलितों की, 2027 में उनकी भागीदारी की और उनकी भूमिका की। हाँ, इस तरह से बात कर रहे हैं बहुत से दल, बहुत से नेता। जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, कांग्रेस पार्टी उनके न्याय की बात कर रही है। दलितों के साथ पूरा न्याय हुआ या नहीं, जो अधूरा रह गया है वो कैसे पूरा होगा। पिछड़ों के साथ न्याय हुआ या नहीं, जो अधूरा रह गया वो कैसे पूरा होगा। जो न दलित हैं न पिछड़े हैं लेकिन गरीब हैं, उनके साथ न्याय हुआ या नहीं, वो कैसे पूरा होगा। आज की परिचर्चा में मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता अनिला सिंह जुड़ी हुई हैं। सुनील शुक्ला बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं राजनीतिक मामलों के। सुनील साजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। प्रियंका गुप्ता उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता। डॉक्टर एम.एच. खान जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट और बहुजन समाज पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। मेरे साथ कालीचरण स्नेही जी मौजूद हैं। आप बहुत ही जाने माने दलित समाज के बुद्धिजीवी और चिंतक और प्रोफेसर हैं। वो हमें राजनीतिक हालात के बारे में इस कम्युनिटी की गाइड करेंगे। और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद। कार्यक्रम की शुरुआत अनिला जी मैं आपसे करना चाहता हूँ। क्या भारतीय जनता पार्टी ओबीसी और एससी कम्युनिटी के बारे में जो नरेटिव लास्ट इलेक्शंस में अपोजिशन ने प्रस्तुत किया, आपकी पार्टी उसकी वजह से दबाव महसूस करती है, और आप ये मानते हैं कि ओबीसी और एससी समुदायों का प्रभाव उत्तर प्रदेश की राजनीति में बढ़ा है? मेरी सबको राम राम। और इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर मैं अपने उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करती हूँ तो इसमें अगर ये कहा जाए कि जो पिछड़ी जाति हैं या वो समुदाय जो एससी से आते हैं, उनका जो इम्पैक्ट है, उनका जो प्रभाव है, वो राजनीति में मायने नहीं रखता, बहुत ज्यादा मायने रखता है। और चुनावों में हमने देखा भी है कि किस प्रकार से मायने रखता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। 2024 में जिस प्रकार की सीटों की उम्मीद हम लोगों को थी, उस प्रकार की सीटें नहीं आ पाई। उसके अलग अलग कारण हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि ये हमारी हार है पर इनकी जीत नहीं है, क्योंकि कारण ऐसे थे कि अगर वो नहीं होते तो शायद हमारी सीटें काफी अच्छी आ सकती थी। परंतु हाँ, अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करती हूँ तो चाहे वो बैकवर्ड हो, चाहे मोर बैकवर्ड हो, चाहे मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटीज हैं, उनका बिल्कुल इम्पैक्ट है। और जब तक वो उनकी इंक्लूसिव पॉलिटिक्स कोई भी राजनीतिक दल नहीं करेगा तो राजनीति में कामयाब नहीं हो सकता, सत्ता में नहीं आ सकता। तो क्या आपकी पार्टी जातीय ध्रुवीकरण का सहारा ले रही है उत्तर प्रदेश में? भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण का, जातीय ध्रुवीकरण, तो मुझे आपकी आवाज नहीं है। क्या आप जातीय ध्रुवीकरण का सहारा ले रही हैं? जातीय ध्रुवीकरण क्या होता है? सबसे पहली बात तो ये है कि मतलब एक हाल फिलहाल नहीं पर एक षड्यंत्र के तहत जो हमारा समाज है, जो कि वर्णों में बटा हुआ था, उसको जातियों में बांट दिया गया। और आज तक हम देखते हैं कि ऐसे राजनीतिक दल जो केवल और केवल जाति के आधार पर अपनी राजनीति को चलाते हैं, तुष्टीकरण के आधार पर अपनी राजनीति को चलाते हैं, वो जाति ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। हम तो सबका साथ सबका विकास चाहते ही हैं, हमेशा से ये चाहते हैं। क्या आप सामाजिक और आर्थिक तौर पर शेड्यूल्ड कास्ट और ओबीसी का विकास चाहते हैं, या फिर चाहते हैं कि जातीय तौर पर ये गोलबंद रहें और ये सब हिंदू वोट बैंक की तरह कंसोलिडेटेड रहें? देखिए, ऐसा है, दो अलग चीजें, ठीक है ना। जब मैं अपने सनातनी हिंदुओं की बात करती हूँ तो वो व्यक्ति किसी भी जाति से आ रहा है, वो हिंदू है, वो सनातनी है, वो हमारा अपना है, ठीक है। जातियों में कौन बांट रहा है, जातियों की बात कौन कर रहा है, आप देख लीजिए, ऊंची ऊंची आवाज में कौन कर रहा है। इंक्लूसिव पॉलिटिक्स होनी चाहिए, वो भारतीय जनता पार्टी करती है। सबका साथ सबका विकास, सबका प्रयास चाहिए ना हमको, और वही हम काम कर रहे हैं। बताइए कहाँ भेदभाव? तो क्या आप अपनी पार्टी का अध्यक्ष अब तक घोषित क्यों नहीं कर रही? इतने लंबे समय से क्यों टल रहा है? क्या शेड्यूल्ड कास्ट बनाना चाहती हैं, या ओबीसी बनाना चाहती हैं, या अपर कास्ट को देना चाहती हैं? देखिए, ऐसा है ब्रजेश जी, आप अभी मेरे प्रदेश के बारे में बात कर रहे हैं।
अगले पल आप मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष के विषय में कहने लगेंगे कि आप लोग क्यों नहीं इसको फैसला कर पा रहे हैं। मैं ये जानती हूँ कि क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक व्यक्ति, एक परिवार विशेष की पार्टी नहीं है, बहुत सारे चीजों को कंसिडर किया जाता है, पूरे राय मशवरे के साथ चीजें होती हैं, शायद इसलिए थोड़ा सा विलंब हो रहा है, परंतु बहुत जल्द जो है नाम सामने क्या आप पर्याप्त प्रतिनिधित्व दे रहे हैं इस कम्युनिटी को? आप खुद ही देख लीजिए, हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो ओबीसी नहीं है, जो पिछले या और बार जो हम नॉमिनेट किया, जो अभी भी प्रेजेंटली अध्यक्ष हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो हैं, वो ओबीसी नहीं है। थैंक यू मैडम, हमारे साथ जुड़ी रहिएगा। मैं लार्जेस्ट अपोजिशन जो पार्टी है समाजवादी पार्टी, उसके प्रवक्ता सुनील साजन को आमंत्रित करता हूं। सुनील जी, शुक्रिया आपका। ये जातीय जनगणना और जातीय राजनीति, ओबीसी और एससी सेंट्रिक पॉलिटिक्स इन दिनों उत्तर प्रदेश में बढ़ी है। क्या ये पीडीए के नैरेटिव का कारण बना है, उसकी वजह से है, या लास्ट पार्लियामेंट्री इलेक्शन में आया? दूसरा, ये आरोप आप पर क्यों न लगाए जाएं कि आप जातीय आधार पर इस समाज को बंटवारा कर रहे हैं? देखिए ब्रजेश जी, मैं सबसे पहले तो पीडीए से शुरू करूंगा कि पीडीए का नारा हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने दिया, और उस पीडीए ने मोदी जी की सरकार को घुटने पर ला दिया, सिर्फ उत्तर प्रदेश से। लेकिन इस बात को भी हम लोग स्वीकार कर रहे हैं कि पीडीए के नारे के साथ जो उम्मीद थी उतना हम लोग नहीं जीत पाए। हम लोगों की ये उम्मीद थी कि एक अंक में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में ले आएंगे, लेकिन अब पीडीए के नारे के साथ काम कर रहे हैं। जो कमियां रह गई थी उसको 2027 में पूरा करेंगे और 2 अंक में भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा में लेकर के आएंगे। और जो आप कह रहे हैं कि क्या हम लोग जाति की राजनीति कर रहे हैं, तो हो सकता किसी को बुरा लगे, लेकिन मैं अक्सर इस बात को स्वीकार करता हूं कि राजनीति में जो कहा जाए वो सच कहा जाए। ये देश जातियों का है, यहां सबकी पहचान जाति से है, और अगर ये बात किसी को बुरी लग रही है तो हम कह रहे हैं इस देश में जाति आधार पर ही तो सब कुछ होता है। भारतीय जनता पार्टी दलित देख करके ही तो उनको घोड़ी पर नहीं चढ़ने देते हैं। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ी जातियों को देख करके ही तो उनका आरक्षण छीनते हैं। आप इन लोगों को समग्र सनातनियों की तरह क्यों नहीं देखना चाहते? नहीं, समग्र सनातनी ये है नहीं ना, ये तो सामंती सोच के लोग हैं जो इनके साथ अपना पिछड़ा उसको भी कुर्सी नहीं देते, उसको भी बेचारे को स्टूल दे देते हैं। तो इनके नजरिया देखिए ना, मतलब सनातन तो सबको बराबर का दर्जा देता है ना। सनातन कोई धर्म नहीं है, सनातन तो संस्कृति है। किसी धर्म का व्यक्ति भी सनातनी हो सकता है अगर उसमें करुणा है, प्रेम है, ईर्ष्या नहीं है, सद्भावना है, तो वो सनातनी है। लेकिन आप समझिए कि अगर हम अभी अनिला सिंह जी को मैं सुन रहा था, उनको बहुत प्रेम उमड़ रहा है पिछड़े और दलितों को लेकर के। बनारस में एक नौजवान साथी बैठा है धरने पर, शिवम सोनकर, पीएचडी में एडमिशन नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है और वो सवर्ण नहीं है। सवर्ण होता तो दूसरी रैंक लाने के बाद पीएचडी में एडमिशन नहीं, 3 वो खाली हैं। किसने आरक्षण छीना पिछड़ों का? दलितों के खिलाफ कौन काम कर रहा है? हाँ, ये सच है कि जब माननीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए का नारा दिया है तो एनडीए के लोग परेशान हैं। जब आप हिंदुत्व के मुद्दे पे बीजेपी को नहीं घेर पाए हैं तो आप जाति की राजनीति करते हैं। इसकी वजह से ओबीसी और एससी कम्युनिटी का सामाजिक और आर्थिक विकास बाधित हो सकता है। अच्छा ब्रजेश जी, हम बहुत विनम्रता के साथ आपसे और आपके कार्यक्रम के माध्यम से पूछ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस में कोई एक नाम गिना दीजिए जो हमसे अच्छा हिंदू हो, हमसे बड़ा हिंदू हो। एक नाम कोई गिना दीजिए, एक भी नहीं है। क्योंकि हिंदू जो होता है ना ब्रजेश जी, वो नफरत नहीं फैलाता, हिंदू झूठ नहीं बोलता, हिंदू भ्रष्टाचार नहीं करता, और हिंदू किसी जाति को देख करके, पिछड़ों को, दलितों को देख करके हीन भावना से नहीं देखता है। बताइए इनमें कौन आप क्या इस चीज को लेकर वरीड हैं कि कांग्रेस है? पार्टी इन दिनों शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी के बीच दलित गौरव संवाद कर रही है
और वो अपने कोर वोट बैंक की तलाश में है। क्या ये तलाश आपको नुकसान पहुंचा रही है? देखिए, लोकतंत्र में सभी पार्टियों को हक है जनता के बीच जाकर के काम करने का। हमारा नारा साफ है, पीडीए। हम पीडीए के साथ चुनाव मैदान में जा रहे हैं, पीडीए कार्यक्रम लेकर के गांव-गांव तक जा रहे हैं, बूथ तक जा रहे हैं और पीडीए के भरोसे देश को बचाएंगे, संविधान को बचाएंगे और पीडीए के भरोसे सरकार बनाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका। मैं प्रियंका गुप्ता को इनवाइट करता हूं, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता हैं। प्रियंका जी, आपका स्वागत। कांग्रेस पार्टी भी क्या जातिगत राजनीति कर रही? क्योंकि मैं आपके लीडर्स को इन दिनों सुनता हूं, आपके पास सिर्फ यही मुद्दा है कि ओबीसी के साथ अन्याय हो रहा है, शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी के साथ अन्याय हो रहा है, जातीय जनगणना होनी चाहिए, आरक्षण का दायरा बढ़ाया जाना चाहिए। जब 60 साल सत्ता में रहे तब आपको इनकी याद नहीं आई? आप बीजेपी को घेरने के मकसद से आप ओबीसी और एससी समाज की भावनाओं को उकसा रही हैं? देखिए, मुझे लगता है कि अगर जातिगत जनगणना भावनाओं को उकसाना है तो मुझे नहीं लगता कि इसमें हमें किसी तरह की कोई परहेज है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो अभी भी आज आप बात कर रहे हैं कि 70 साल के बाद भी जिनका अगर विकास नहीं हो पाया तो उनके विकास की बात करना कोई अपराध है तो हम करेंगे ये अपराध। हम सवाल पूछेंगे कि जातिगत जनगणना में आपत्ति क्या है भारतीय जनता पार्टी को। अगर पिछड़ों को, दलितों को और ओबीसी को उनका हक मिल जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी की जेब से क्या चला जाएगा। और मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आज जिस आरक्षण की बात की जाती है, क्या वही आरक्षण सरकारी नौकरियों के माध्यम से खत्म नहीं किया जा रहा? अगर बात संपत्ति की जाएगी, बात जो है, अगर आप जो बात करिए किसी भी संपत्ति की, तो संपत्ति किसको देना चाहते हैं? एकाधिकार करना चाहते हैं, चाहे वो अडानी हो चाहे अंबानी हो। संस्थाओं पर किसका अधिकार देना चाहते हैं? संस्थाओं पर सिर्फ आरएसएस का अधिकार होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है, हम उसके विरुद्ध हैं। हम चाहते हैं कि अगर संस्थाएं हैं और शिक्षा है और अगर किसी को जो है आर्थिक रूप से अगर समानता लानी है तो उसके लिए आपको आरक्षण के माध्यम से। ये आपको तब ध्यान नहीं आया जब इतने लंबे समय तक, तकरीबन 5-6 दशक तक आपकी पार्टी ने राज्य में और केंद्र में हुकूमत की, तब आपको ये बात नहीं समझ में आई? देखिए, मुझे आज लगता आप है कि नैतिकता वाली बात कर रही हैं कि हमें इन्हें हिस्सा देना चाहिए। जब आप हुकूमत में थी तब तो आपने इनके लिए कुछ नहीं किया। नहीं, हुकूमत में थे जब। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में जो ओबीसी का आरक्षण जो है 17%, उसका प्रस्ताव किसने पारित किया था? कांग्रेस पार्टी में नारायण दत्त जी की सरकार ने प्रस्ताव पारित किया था। मैं समझती हूँ कि अगर हमने मनरेगा लाए तो हम किसके लिए मनरेगा लेके आए? हम शोषित, दलित, वंचित उन्हीं लोगों के लिए सोच कर आए जिसको इन्होंने कहा कि ये विफलताओं का मकबरा है। आज मनरेगा का ये पैसा नहीं रिलीज कर पा रहे। आप ये चाहती हैं कि दलित, वंचित और शोषित ये मजदूरी करें, फावड़ा चलाएं? अरे भाई, कम से कम अपना पेट तो पालें। शिक्षा में हमने आरक्षण, सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था क्यों की गई? 75 साल बाद आप चाहती हैं कि दलित, पिछड़ा और वंचित ये पेट पाले? अरे भैया, पेट पालना तो सबसे पहली प्रायोरिटी है। अगर पेट नहीं पलेगा तो आदमी शिक्षा पे कहाँ जाएगा? और शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण किस लिए दिया जाता है? आज तेलंगाना में हमने 23% से बढ़ाकर 42% क्यों लेकर आए? बड़े कष्ट और बड़े खेद का विषय है। आप सत्ता में हो, बीजेपी हो, कोई हो, पर इस देश के वंचित, शोषितों की आप लोगों ने जो हालत की है, उसके लिए आप लोगों को किसी स्मारक पे जाके जरा 2-3-4 मिनट का शोक जताना चाहिए, मौन रखना चाहिए। देखिए, मुझे लगता है कि अगर सरकारी देना, मैं सिर्फ आपको नहीं कह रहा हूँ, जो हुकूमत में रहे उन सबके लिए। अगर आपको लगता है कि सरकारी नौकरियां देना गुनाह है तो हाँ, हमने वो गुनाह किया। हम लगातार देते आए। आज जिस तरह से सरकारी नौकरियां पूरी तरीके से उनको खत्म किया जा रहा है, संविदा पे नौकरियां दी जा रही है। जैसे मैं सरकारी नौकरी देने से रोक रहा हूँ, ऐसा तो है नहीं मैडम। मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं सत्ता की बात कर रही हूँ। जो सत्ता अभी वर्तमान में चल रही है उसका सीधा एजेंडा ये है कि चाहे वो, पर उनके प्राइम मिनिस्टर खुद ओबीसी हैं। अरे भाई, प्राइम मिनिस्टर ओबीसी है तो ओबीसी के लिए करा क्या? जातिगत जनगणना तक तो करा नहीं पा रहे, उस मुद्दे पर तो बोल नहीं पा रहे। ओबीसी के लिए क्या किया इन्होंने? बहुत शुक्रिया आपका। मैं डॉक्टर एमएच खान को आमंत्रित करता हूं। खान साहब बीएसपी से भी जुड़े रहे हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। खान साहब, स्वागत आपका। मैं देख रहा हूं कि मायावती इन दिनों अपने परिवार को उन्होंने किनारे करके खुद पार्टी का कामकाज संभाला है। अभी पिछले दिनों मैंने देखा कि एससी को उन्होंने नान जाटों के साथ एक भाईचारा कमेटी बनाई। आज अभी मैं देख रहा था, मेरे पास लिस्ट आई हुई है कि उन्होंने ओबीसी कम्युनिटी के लिए एक भाईचारा कमेटी बनाई है जिसमें शेड्यूल्ड कास्ट और प्लस ओबीसी कम्युनिटी को सम्मिलित किया है। क्या मायावती अपनी रणनीति पर विचार कर रही हैं या 2007 की रणनीति पर लौट रही हैं? नहीं, 2007 की जो रणनीति थी उसी पर काम हो रहा है। देखिए, इस पैनल में जो भी लोग बैठे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता,
और जो भी लोग बीजेपी को हराना चाहते हैं, आप जरा बताइए ना, समाजवादी पार्टी पीडीए कर रही है। पीडीए में जो हिस्सा देने की बात आई तो किसको इन्होंने अपोजिशन लीडर बनाया? किसको बनाया इन्होंने? सवाल इस बात का है कि जब आप पीडीए कहोगे तो पीडीए में हिस्सा देना पड़ेगा आपको। जिस दिन मिश्रा जी, मैं आपसे कह रहा हूं, पर उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष पीडीए से हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष पीडीए मुझे से सवाल पूरा कर लेने जी। और उनके प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और उनकी पार्टी लीडरशिप भी सब ओबीसी कम्युनिटी के हैं। 20% मुसलमानों ने टोपी पटक पटक के वोट दिया इनको। ये कहाँ जाएंगे? ये मुसलमान कहाँ जाएंगे साहब? मुसलमानों की बात करते हो, मुसलमान जाएगा कहाँ? मुसलमान का तो कोई सुनने को तैयार नहीं। आपने बड़ी तेजी से गोल पोस्ट चेंज कर दिया, आप ओबीसी की बात कर रहे थे। मैं वही बात पा रहा हूं। मेरा सवाल खत्म हुआ, आप मुसलमानों पे चले गए। हम नहीं जाएंगे। हर आदमी जात पे जाता, हम भी जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? देखिए, बैकवर्ड क्लास की बात जो कर रहे हैं लोग, बहन कुमारी मायावती जी, मुसलमानों को कोई छूना क्यों नहीं चाह रहा है पॉलिटिकली? अब ये उनसे पूछिए ना, सुनील साजन से पूछिए, आप भी तो टोपी प्रियंका पटक जी से पटक के पूछिए, भी और बता लोगों रहे से पूछिए। हम क्यों कह रहे हैं? हम अभी तो तो कह आप रहे हैं, टोपी पटक रहे थे। हम तो ये कह रहे हैं मिश्रा जी, मैं वही चेतावनी दे रहा हूं, जिस दिन दलित, बैकवर्ड और मुसलमान एक हो जाएगा, बहुजन समाज पार्टी की सरकार बन जाएगी। ये लोग करते रह जाएंगे, बंटवारा करते रह जाएंगे। जब बहन कुमारी मायावती जी एक एमएलए वाली पार्टी सरकार बनाएगी, बिल्कुल। आप मजाक कर रहे हैं। पहले कुछ था ही नहीं। पहले क्या था बहुजन समाज पार्टी के पास? संघर्ष किया गया तो बना। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं मिश्रा जी, समझिए। अभी नंद कुमार गुर्जर का क्या हाल हो रहा है गाजियाबाद में? भारतीय जनता पार्टी का एमएलए कुर्ता फाड़ के घूम रहा है। तो मैडम अनिला सिंह तो कह रही थी कि ओबीसी के प्रति बीजेपी के मन में विशेष प्रेम है। ये प्रेम है। वो कह रहे हैं कि 50 करोड़ हर महीने चीफ सेक्रेटरी को पैसा जाता है। पैसा, इसकी इंक्वायरी क्यों नहीं हो रही है? इसकी जांच क्यों नहीं? पर उनका प्रेम तो दिख रहा है कि भाई ओबीसी के लिए। एक उदाहरण देना चाहते हैं आपको, एक सुन लीजिए आप। बहन कुमारी मायावती जी जब मुख्यमंत्री थी तो नाव बिरादरी का कोई ना एमएलए था, ना कोई एमएलसी था, ना कोई मिनिस्टर था। नाव बिरादरी का लखीमपुर खीरी के हीरा ठाकुर, जो गोमती में बैठ के दाढ़ी या बाल काटते थे, उनको बुला के बहन जी ने एमएलसी बनाया। तो ऐसे उदाहरण तो मुलायम सिंह यादव के साथ, तो बीजेपी के साथ बताइए ना कहाँ है? बीजेपी के बताइए ना, मुसलमानों वो सफाई कर्मचारी। बताइए ना, आज पीडीए की जो बात कर रहे हैं, मुसलमानों का हक कहाँ है? बताइए कहाँ रखा? पर मुसलमान पॉलिटिकल एजेंडा में किसी के नहीं है खान साहब। नहीं, इसलिए मैंने डिबेट भी ओबीसी और एससी आपकी बात सहमत है, आपकी बात से आप सहमत स्वयं है। यही हाल बुरा हाल उत्तेजित होने की बजाय इस पर समग्रता से विचार नहीं, करें वो बात आपकी कि मुसलमान सही है। भारतीय राजनीति और खासतौर पर उत्तर प्रदेश में हाशिए पर क्यों गया। मैं कालीचरण जी को इस परिचर्चा में आमंत्रित करता हूं। कालीचरण जी, स्वागत आपका। अचानक से मैं देख रहा हूं कि शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी के लिए सभी पार्टी की मोहब्बतें बढ़ गई हैं, सबके प्रेम फूटने लगे हैं, और ख़ास तौर पर जो गैर जाटव यानी मायावती जी की बिरादरी के अलावा के जो शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी के वोट हैं, उनको आकर्षित करने के लिए सभी लोग प्रयास कर रहे हैं। आपका क्या मत है कि लास्ट इलेक्शंस को जोड़ें या अभी का परिदृश्य देखें तो गैर जाटव कम्युनिटी जो शेड्यूल्ड कास्ट की है वो कहाँ जा रही है और उसके मन में क्या चल रहा है? आपने मुझे अपने महत्वपूर्ण चैनल पर आमंत्रित किया, इसके लिए मैं शुक्रिया। मैं देखिए, आपने जो बात रखी है बिल्कुल बेबाकी से आप रखते आए हैं, इसीलिए आपका चैनल पूरे देश में बहुत ही ढंग से देखा जाता है। देखिए, असल में दलित जो है एक वोट बैंक के रूप में रहा, इसमें कोई दो राय नहीं। हम देखते हैं कांग्रेस ने जो इस देश में शासन किया है 40-50 साल, वो दलित और मुसलमान इन दोनों के ही बल पे तो किया है। उस समय ओबीसी का इस तरह वो नहीं था, और जब से ये तिलस्म टूटा था, मानवर कांसीराम साहब ने जब ये तिलस्म तोड़ा तो बहुजन को तो एकत्र किया था उन्होंने, जिस पर अपने पुराने एजेंडे पर बहन मायावती जी लौट रही हैं, वो बहुजन का एजेंडा ही, और बहुजन में वही अति पिछड़े, जैसा कि अभी हमारे आपने बिल्कुल सही उदाहरण दिया कि मैंने ऐसे लोगों को खोजा गया। यद्यपि मुलायम सिंह भी मानवर कांसीराम साहब की ही खोज थी, लालू यादव जी सब जो है उसी दौर में जो है पनपे हैं और बड़े हैं, और ये जो है हुआ है एक दूसरे को। तो जितने ओबीसी के लोग थे उनको बढ़ाया गया और उनको आगे लाया गया, और यही कारण है कि सवर्णों का जो वर्चस्व था वो टूटा। तो ये अब ये है कि जब बहन मायावती, अभी आप इन दिनों देख रहे होंगे कि अचानक से ओबीसी और एससी कम्युनिटी को लेकर सभी पार्टियां बड़ी संवेदनशील हो गई हैं। हाँ, वो मुझे लगता है, देखिए असल में क्या है, ऐसा क्यों है? देखिए असल में भाजपा जो नारा देती आई है कि सबका विकास सबका साथ, तो कोरी जुमलेबाजी जिस तरह से जुमले तमाम जो चले हैं उनके नाम पर, वो एक जुमला ये भी है। असल में होता क्या है कि ये जो है झूठ फैलाने में तो माहिर हैं, कई राजनीतिक दल हैं और उसमें भाजपा का भी नंबर आता है। तो ये
ये कहते हैं कि भाई बहुजन हमारे साथ है, पिछड़ा हमारे साथ है, हमारे प्रधानमंत्री पिछड़े हैं, हमने आदिवासी को राष्ट्रपति बनाया, हमने पहले दलित को भी राष्ट्रपति बनाया, ये सब कह के एक और तो कहेंगे हम सबका बेकार, हम जातिवाद नहीं करते, हम जातियाँ नहीं चाहते हैं। अभी अनला जी कह रही थी कि नहीं जातियाँ बढ़ तो थे इस देश में, जाति कौन ले आया? अरे भाई जाति आपके ही पूर्वज तो ले आए हैं, इसको किससे पूछ रही हैं आप, या भाजपा किससे पूछ रही है? हाँ, ये सही बात है कि जो नफरत का माहौल पहले दलितों के खिलाफ हुआ करता था इस देश में, सवर्णों का, अब वो इस समय एकजुट होकर के मुसलमानों के अच्छा, खिलाफ हो बीजेपी रहा है। उनको समग्र सनातनी हिंदू मानती है, समाजवादी पार्टी उनको जातियों में देखती है, आप उस बिरादरी से खुद ताल्लुक रखते हैं, दलित क्या अपने को सोचते हैं और उनका राजनीतिक विचार, सामाजिक विचार क्या है? दरअसल देखिए, दलित को दलित की दृष्टि से भी नहीं देखते हैं, दलित को अस्पृश्य की दृष्टि से देखते हैं, और दलित की जो उपजातियां हैं उन जातियों के हिसाब से देखते हैं। दलितों में भी वर्गीकरण कर दिया है, उनमें भी नीच ऊंच कर दिया है। तो कोई भी दल हो, वो सब दल जो है इनको जाति के आईने में ही देखते हैं कि ये मुसहर है, ये फलाना है, ये ढिकाना है, ये सब करके देखते हैं और उसी श्रेणी में रखते हैं। जाति का भूत इस देश से निकलने वाला नहीं है जब तक जाति विनाश नहीं होगा। लोकतंत्र ना पार्टी के अंदर राजनीतिक पनप विमर्श सकता है। क्या है दलितों के बीच? नहीं, दलितों की अब यही है कि बहन मायावती जी को लाया जाए, क्योंकि बहन मायावती की पार्टी जब से कमज़ोर हुई है तो देश में दलित मूवमेंट कमज़ोर हुआ और हिंदुत्व की लहर चल रही है। यदि बाबा साहब के मूवमेंट को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, बीएसपी को कमज़ोर किया जाएगा लगातार, तो दलित मूवमेंट नहीं रहेगा, ख़त्म हो जाएगा। और ये जो हिंदुत्व का नशा है, ये बढ़ चढ़ के बोल रहा है और ये उन्माद की तरह फैल रहा है, उसका मुख्य मुझे याद है करीब 1.5 महीने पहले भी मैंने एक डिबेट इस विषय पर आयोजित की थी। तब आपने इस बात का बहुत दावा किया था कि शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी बीजेपी से नाराज़ है या उनकी नीतियों से सहमत नहीं है। अब आप कह रहे हैं कि 1.5 महीने के भीतर ऐसा क्या परिवर्तन हुआ कि वो, अब आप कह रहे हैं कि वो मायावती को साथ जाना चाहते हैं? नहीं, अब असल में आप ही की 2 बातें मैं आपके नहीं, समक्ष देखिए बिल्कुल ठीक कहा आपको आपने, याद होगा। बिल्कुल मुझे ध्यान है। देखिए असल में ये तो परिणाम बता रहे हैं, परिणामों ने बताया कि बीएसपी जो भी शिथिलता रही, जो भी कारण रहे, एजेंडे से भटकने के कारण या और कोई जो अंदरूनी मामले थे उनके कारण बिल्कुल जीरो पे आई है। तो स्वाभाविक रूप में चिंतन तो हुआ है बीएसपी में, बहन जी ने स्वयं चिंतन किया, इसलिए अपने पुराने पैटर्न पे आ रही हैं। अब जाकर के उन्हें बहुजन का नारा फिर दिया है, फिर जाकर के वही सब मैं देखता हूँ जैसे कांग्रेस इस चीज़ को ला रही है, ये सब बीएसपी का पूरा किया हुआ है। पहले इसको कांग्रेस करती थी पुराने दौर में, और फिर वही जाकर के मानवर कांसीराम साहब ने किया। आपने ये विचार कैसे रखा और क्या प्रमाण है इसके कि दलितों के बीच मायावती के प्रति सहानुभूति राजनीतिक रूप से बढ़ी है? देख, अब ये जो हलचल चल रही है देश में, बहन जी जिस तरह से मूवमेंट की ओर मुड़ रही हैं और आ रहे, पहले लोग कहते हैं कि वो ना तो लड़ती हुई दिखाई दे रही हैं, ना कोई स्टेटमेंट आता है, ना कुछ है। अब धड़ाधड़ मीटिंग हो रही है, कार्यकर्ताओं को लिया जा रहा है, उनसे बातचीत की जा रही है, और कहा उन्होंने परिवारवाद से मुक्ति का उन्होंने नारा दिया कि कोई भी हो, पार्टी के लिए जो उपादेय होगा उसी को रखेंगे, उसका चाहे किसी से संबंध हो ना हो, जो पार्टी के लिए काम करे। आपके मुताबिक मायावती सही राह पर निकल चुकी? बेशक सही राह पे तो नहीं, पहले भी थी, लेकिन जो मनुवादी मीडिया है वो अपने तरह से बदनाम करता है किसी को भी। कैसे हटेगी स्टैंपिंग जो है अनिला जी वाली, वो कैसे हटेगी उनके ऊपर? नहीं, वो तो देखिए हम देखते हैं कि चुनाव में ये कोई सोच सकता था कि यूपी में इतना बुरा हाल भाजपा का लोकसभा में होगा। यद्यपि जो 400 पार का नारा दे रहे थे वो इस हालत में पहुंचेंगे कि बैसाखियों पे खड़े हो जाएंगे, कभी सोचा था? थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपका। तो ये सब है जी। मैं सुनील शुक्ला जी, बहुत जाने माने पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों मैंने देखा और महसूस किया है कि ओबीसी और एससी कम्युनिटी का जो पॉलिटिकल प्रेजेंस है, उनका जो इम्पैक्ट है, उनका जो प्रभाव है, वो अचानक से बढ़ा है। और ख़ास तौर पर मैं अगर इसका आकलन करूं लास्ट पार्लियामेंट्री इलेक्शन के नतीजों से लेकर आज की तिथि तक, क्या आप इस तथ्य से सहमत हैं, और अगर हाँ तो इसके कारण क्या हैं? धन्यवाद ब्रजेश जी। अगर आप आज की राजनीति में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का मुकाबला करना चाहते हैं, कोई भी राजनीतिक दल मुकाबला करना चाहता है, तो उसको सामाजिक सशक्तिकरण की बात करनी पड़ेगी, उसको सामाजिक न्याय की बात करनी पड़ेगी। और जब वो सामाजिक न्याय की राजनीति को आगे बढ़ाएगा तो जो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से पिछड़ी हुई जातियां हैं वो गोलबंद होंगी ही। इसके अलावा कोई तरीका नहीं है कि आप सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का मुकाबला कर लें। भारतीय जनता पार्टी के जहां तक सवाल है, भारतीय जनता पार्टी कभी भी जातियों की बात नहीं करेगी, वह अपने हिंदुत्व के एजेंडे को नहीं छोड़ेगी, क्योंकि वह हिंदुत्व के एजेंडे के साथ सभी जातियों को अपने साथ लाने का प्रयास करेगी। लेकिन इस हिंदुत्व, आक्रामक हिंदुत्व के राजनीति में जो पिछड़ा वर्ग है और खासतौर से जो दलित वर्ग है, वो अपना कोई भविष्य नहीं देखता, क्योंकि हिंदुत्व के परसेप्शन में दलितों को कुछ मिलता हुआ नहीं दिखाई पड़ता है।
राजनीतिक साझेदारी नहीं मिलती, राजनीतिक निर्णय की प्रक्रिया में उनकी भूमिका नहीं मिलती, संगठनों में उनको महत्व नहीं मिलता, तो वो हिंदुत्व की राजनीति करने पर वाले आप संगठनों नंबर के आप साथ एमएलएज एमपी देखें, संगठन में पार्टिसिपेशन देखें, सरकार में भी देखें, तो आप ये पाएंगे कि हिस्सेदारी तो इन्हें मिली है। हम उस प्रतिनिधित्व के प्रतिशत पर तो बहस कर सकते हैं, लेकिन हिस्सेदारी तो दी गई है। नहीं, सवाल देखिए संख्या गिनाने की बात नहीं होती ना। आज भारतीय जनता पार्टी अपने राजनीतिक इतिहास में किसी दलित को किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री नहीं बनाई है। भारतीय जनता पार्टी अपने जनसंघ से लेकर के भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में, मैं बंगारू लक्ष्मण साहब को छोड़ करके, उनकी भी क्या स्थिति हुई आपके सामने है, किसी दलित को पार्टी का अध्यक्ष नहीं बनाया। सवाल ये नहीं कि आप संख्या गिना दीजिए, मेरा सवाल है कि आप उनके प्रतिनिधित्व के साथ साथ राजनीतिक निर्णय की प्रक्रिया में कितना महत्व देते हैं, उनके सामाजिक सशक्तिकरण के लिए आप क्या हिंदुत्व की काट है पीडीए, जो इस कारण आप देख रहे होंगे कि जो 37 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की लोकसभा में, और 6 कांग्रेस, उसने बीजेपी को इस नैरेटिव की तरफ लौटने को मजबूर किया कि पिछड़ा और दलितों के बिना वो सत्ता पे नहीं पहुंच पाएंगे। नहीं, पिछड़ों के साथ तो भारतीय जनता पार्टी से रही है। आप मध्य प्रदेश की राजनीति को देख लीजिए। मध्य प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस को सत्ता से बाहर करने का श्रेय भारतीय जनता पार्टी के उमा भारती को जाता है। उमा भारती के बाद आज तक जितने मुख्यमंत्री हुए सब पिछड़े हुए। आप उत्तर प्रदेश में देखिए, उत्तर प्रदेश में अगर सवर्ण मुख्यमंत्री हुआ तो पिछड़ा पार्टी का अध्यक्ष हुआ। मध्य प्रदेश में भी अगर पिछड़ा मुख्यमंत्री हुआ तो सवर्ण पार्टी का अध्यक्ष हुआ। उस राजनीति से भारतीय जनता पार्टी अलग नहीं होगी, लेकिन वह कभी इस नारे को नहीं देगी। वह जाति जनगणना की बात नहीं करेगी, वह सामाजिक न्याय की बात नहीं करेगी। वो कहेगी सब वो समग्र सनातनी का मुद्दा, और जो सुनील साजन जी ने जातियों का मुद्दा खास तौर पर उठाया, तो रस्साकसी ओबीसी और एससी की इसी पर है। निश्चित रूप से केवल सवर्णों की राजनीति करके इस भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों को तो अपनी तरफ आकर्षित कर ही रही है, लगातार कर रही है, और इसलिए उनको अपने निर्णय की राजनीतिक निर्णय की प्रक्रिया में शामिल किया। चाहे आज भूपेंद्र सिंह जी हो, पिछले दिनों स्वतंत्र देव सिंह जी हो, उनके पहले केशव जी रहे हो, जितने पिछड़े नेताओं को आप देखेंगे पार्टी के अध्यक्ष बना के रखा उन्होंने, और सवर्ण नेताओं को मुख्यमंत्री बना के रखा। आज भी तो पिछड़ों से तो नहीं लगने हो सकती। किसका नैरेटिव आपको भारी लग रहा है, पीडीए वाला या फिर बीजेपी जिस नैरेटिव को लेकर बढ़ रही है वो? नहीं, अगर सवाल यह है कि अगर पीडीए, अगर सनातन के साथ पिछड़े और दलित शामिल नहीं होते तो निश्चित रूप से सामाजिक न्याय की राजनीति ज्यादा मजबूत होगी। बहुत शुक्रिया सर, मेरे साथ प्लीज कनेक्ट रहिएगा। मैं दूसरे चरण में भावनाओं से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, ताकतवर होती है। आपके बाकी विचारों को सम्मिलित करूंगा। वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इन दिनों राजनीतिक दल द्वारा समूह विशेष, खासतौर पर बैकवर्ड कम्युनिटी, अति पिछड़ों की बात, दलित कम्युनिटी की बात, इन दिनों सभी राजनीतिक दलों ने शुरू कर दी है। क्या यही मास्टर की है सत्ता तक पहुंचने के लिए, और इनके बिना कोई पार्टी पहुंच नहीं सकती? और विधानसभा का जो चुनाव है 2027 में, ये सब लोग उसकी तैयारी में ये ओबीसी और एससी के लिए लगे हुए हैं। बिल्कुल, देखिए करीब 54% वोट उत्तर प्रदेश में मिलाकर होता है। अब ये 54% जिसके साथ जाएगा वो तो जीत ही जाएगा, लेकिन ओबीसी और दलित दोनों मतदाताओं ने ये दिखाया है 2014 के बाद से कि वो किसी के बंधुआ नहीं हैं। वो जहाँ पर उनको भागीदारी मिलेगी, जहाँ पर उनको विकास के अवसर मिलेंगे, वो चले जाएंगे। मायावती को भी छोड़ देंगे, भाजपा को भी छोड़ सकते हैं और समाजवादी को भी छोड़ सकते हैं। एक बार उन्होंने मोदी का साथ दिया, फिर वो पीडीए के साथ आए, और पहले उन्होंने मायावती का साथ दिया था। तो ये बात तो बहुत साफ है कि राजनीतिक रूप से फ्लोटिंग व्यवस्था चलती रहती है वोटों की, और 2027 का जो इलेक्शन आ रहा है विधानसभा का, उसमें इसी की लड़ाई है। ब्रजेश जी, 2014 में जब मोदी आए चुनाव में तो बहुत बड़ी संख्या में उनको हर वर्ग का समर्थन मिला, लेकिन वो ओबीसी और दलित वोटों को खास तौर से उन्होंने खींचा। उसके बाद 2017 में नोटबंदी के बावजूद यूपी में भाजपा की बहुमत की सरकार आई। वो उसी मोदी मैजिक और इसी 54% का नतीजा था कि नोटबंदी के विरोध के बावजूद
उनको सत्ता बहुमत के साथ मिली, प्रचंड बहुमत के साथ मिली। फिर 2019 में भी वो इसमें कामयाब रहे, लेकिन 24 में भाजपा धड़ाम हो गई। वहाँ पर उसका ये वोट बैंक बिखर गया, वो चला गया अखिलेश यादव और राहुल गांधी के साथ, पीडीए के साथ। तो ये बताता है कि जब उसको खतरा महसूस होने लगेगा कि अब हमारा भला तुम्हारे साथ रहने में नहीं है, तो वो खिसक जाएगा धीरे से। उनके नेताओं को आप बड़ा बड़ा ओहदा भले दे दीजिए, लेकिन जो जातियों का समूह है वो बहुत बड़ी संख्या में लोकसभा चुनाव में 24 में निकल गया। उसको फिर से वापस लाने के लिए भाजपा में तैयारियां चल रही हैं। वो अपना नया अध्यक्ष भी दलित समाज से बनाना चाह रहे हैं और 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती है, शायद उसी दिन भाजपा अपने नए अध्यक्ष के नाम का ऐलान करेगी। तो ये एक संभावनाएं मैंने आपको बताई जी। लेकिन चाहे दलित है चाहे ओबीसी है, वो जिसको वोट देता है वो चाहता है कि वो जीते। वो कोई अपना वोट ही नहीं चाहता है कि किसी हारने वाले कैंडिडेट को दे दिए वो पानी में चला जाए वोट। तो दलित मतलब अब खाली मायावती नहीं रह गई हैं, अब चंद्रशेखर आजाद भी हैं और अब भाजपा भी है और पीडीए भी है। ये सब दलित वोट के दावेदार हैं। तो मायावती अगर नहीं जीतेंगी कहीं तो दलित दूसरी पार्टी में दूसरे कैंडिडेट को वोट दे सकता है, और उसने ये दिखाया भी है करके। ब्रिजेश जी, पीडीए बीजेपी के लिए बहुत सिरदर्द बना और 2027 में भी ये सीधी लड़ाई है। आज हमारे कांग्रेस और बसपा के साथी समर्थक बैठे हैं, लेकिन वो इस बात को जान लें कि लड़ाई तो योगी और अखिलेश के बीच होगी। अब आपको ये तय करना है कि इनमें से दो में से किसके गठबंधन में किसके साथ रहना है, और नहीं रहोगे, अकेले लड़ोगे, तो आज जो विधानसभा में स्थिति है वही रहेगी, उससे ज़्यादा नहीं उम्मीद रखना। क्योंकि आपके पास न वोट बैंक है और न आपके पास उतना मजबूत संगठन है और न आपके पक्ष में कोई माहौल है। तो कांग्रेस और बसपा इस बात को समझ लें कि अगर पीठ पे किसी के लद के बैतरणी पार करनी है तो कर लेना, और नहीं तो उमाशंकर एक बसपा विधायक हैं और कांग्रेस के 2 हैं, वही स्थिति रह जाएगी, बातें चाहे जितनी बड़ी बड़ी की जाएं। अब बात आती है कि लोकसभा में वोटिंग का पैटर्न अलग होता है, विधानसभा में अलग होता है। लोकसभा में राष्ट्रीय सरकार चुनने के लिए बहुत बड़ी संख्या में परिवर्तन होता है और स्थानीय मुद्दों पर विधानसभा में लोग वोट बैंक अलग आ जाता है। इस बात को भी समझना होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि मायावती के उत्थान का जितना दावा किया जा रहा है उतना संभावना दिख नहीं रही है। एक वक्त ऐसा आ गया है लोकसभा चुनाव में कि उनके टिकट के दावेदार घट गए, उनको लोग नहीं मिल रहे थे। तो इस बात को उनको समझना होगा कि उनकी पार्टी में बड़े बड़े नाम चले गए हैं। जातीय जो करिश्मा था उसमें कई सारे बड़े नेता उभर आए हैं। बहुत सारे अखिलेश यादव के साथ चले गए, बहुत सारे लोग भाजपा के साथ आ गए हैं। आपके पास वो करिश्मा अब नहीं रहा। चंद्रशेखर आजाद ने जो अकेले दम पर लोकसभा की सीट जीत ली, वो अकेले पूरे प्रदेश में लड़ी लेकिन एक भी सीट नहीं जीत पाई। तो इस पर उनको मंथन करना होगा। फिलहाल जी वीरेंद्र जी, हम लोग इस बात को जाने और समझें कि जातियों की जो व्यवस्था है उसके लिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बहुत पहले लिख दिया था कि इस देश में लोग पीढ़ियों से सिर्फ जाति देखते आ रहे हैं, व्यक्तित्व को देखने की उन्हें ना तो आदत है और ना परवाह। जो बात 100 साल पहले लिख दी गई, कितने अनुभवी लोग थे, वो आज भी चली आ रही है।
और ये हमारे नेता इसको खत्म भी नहीं होने देना चाहते हैं। ये जाति व्यवस्था वो टिकटें जाति देख के देते हैं तो खत्म कहाँ से होगी। फिलहाल सुनिएगा कि इस देश में कोरोना बहुत बड़ा वायरस आया चला गया, लेकिन उससे भी कई बड़े वायरस अभी जिंदा हैं। और जो जातिगत भेदभाव छुआछूत को बढ़ावा देते हैं उसमें पाखंड है, छुआछूत है, जातिवाद है, अन्याय है, शोषण है। ये वायरस अभी तक ऐसे हैं जिनका सफल इलाज अभी तक नहीं ढूंढा गया है और इसको नेता ढूंढने भी नहीं देंगे। आप सुनिएगा, जो भेदभाव होता है हमारे समाज में कि हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्ले आम होगा और हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हमें पे पानी हराम होगा। और अगर यही जहनियत रही तो मुझे ये डर है कि इस सदी में न कोई अब्दुल हमीद होगा न कोई अब्दुल कलाम होगा। बड़ी ऊंची बात कही वीरेंद्र जी ने। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, ग्राउंड जीरो से अपना फीडबैक, ओपिनियन और ऑब्जर्वेशन हम तक पहुंचाने के लिए। बहनों भाइयों, इस परिचर्चा का दूसरा चरण प्रारंभ करते हैं। मेरे साथ अनिला सिंह मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी की लीडर हैं। अनिला जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या उत्तर प्रदेश की जो ये जातीय राजनीति है वो इस प्रदेश के आर्थिक सामाजिक विकास में बाधा उत्पन्न कर रही है, जो ऑलमोस्ट सभी दल कर रहे हैं? हमें जातिवादी राजनीति नहीं करनी चाहिए? मैं 2-3 बात कहूंगी यहाँ पर जल्दी। एक तो सुनील शुक्ला जी ने हमारे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों के विषय में यहाँ चर्चा करी, मुझे बहुत अच्छा लगा। कल्याण सिंह जी का नाम छूट गया था। तो कल्याण सिंह जी एक बड़े नेता थे, लोध जाति से आते थे और बहुत ही कामयाब मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश के। दूसरी बात यह है कि जो सुनील साजन जी हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि जो सनातनी हिंदू होता है वो हिंसा से दूर रहता है। बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हैं। आपके बिल्कुल पीछे भगवान श्री कृष्ण जी जो हैं उनकी तस्वीर लगी हुई है। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो श्रीमद् भागवत में अध्याय 16 में ये लिखा हुआ है कि अहिंसा परमो धर्मा, धर्मा हिंसा तथैव च। क्योंकि हम लोग को आधा ही श्लोक बताया जाता है ना, अहिंसा परमो धर्मा, इतना ही बताया जाता है। उसके आगे का धर्म हिंसा तथैव च नहीं बताया जाता। मैं आपको इसका पूरा श्लोक भी बता दिया, इसका अर्थ भी बता देती हूँ कि अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है, नो डाउट। पर धर्म की रक्षा के लिए अगर हिंसा करनी पड़े तो भी श्रेष्ठ। तो क्या आप हिंसा की समर्थक हैं? किसी हालात ऐसे उत्पन्न हो तो आप हिंसा कर सकती हैं? आप तो मतलब आपकी पार्टी? तो विजय जी आप कह दीजिए कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे थे कि हथियार उठाओ गुर्जर के बारे में और अपना कर्तव्य निभाओ। तो आप किसके खिलाफ हथियार अभी उठाना चाहती हैं? क्या चीज? आप किसके खिलाफ हथियार उठाने की बात कर रही हैं? धर्म की रक्षा के जो अपना धर्म का पालन ना करे। और हथियार का मतलब यही नहीं कि बंदूक निकाल। तो आपके मुताबिक ये अपोजिशन वाले हैं, ये आपके हिसाब से धर्म की पालना नहीं करते हैं? धर्म क्या इनके क्या संविधान की रक्षा? बीच में कमेंट्री ना करें सर। तो क्या इन विपक्ष दलों के खिलाफ हथियार उठाना चाहिए और धर्म की रक्षा करनी चाहिए? धर्म की रक्षा बिल्कुल करनी चाहिए, चाहे वो अपनी जुबान से करें, चाहे कलम से करें, चाहे कोई और मायने से करें। और धर्म का अर्थ यहाँ होता है कर्तव्य। मैडम, ये हिंसा की बात कहाँ से आ गई? मैं तो अचरज में हूं, बल्कि हतप्रभु की हिंसा की बात आई। राष्ट्र धर्म हो, मानवता का धर्म हो, पुत्र धर्म हो, पिता धर्म हो, कोई भी धर्म हो, क्या आप थ्रेट दे रही हैं कि जो ऐसी बात करेगा आप हिंसा कर देंगी? नहीं, अब मैंने बताया तो आप कह दीजिए भगवान श्री कृष्ण ने बिल्कुल गलत कहा, अर्जुन को बिल्कुल गलत समझा रहे थे। पर हम तो डिबेट हिंसा, मैं तो जातिगत आपस की बात कर रहा था, इसमें हिंसा कहाँ से आ गई? आप अपने चैनल पे कहिए, आप तो इतने बड़े पत्रकार हैं, कह दीजिए भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा गलत कहा, ये श्लोक भी गलत कहा। पर हम उस विषय पे ऐसा क्या माहौल है? हिंसा परमो धर्मा बताया जाता है, क्यों नहीं पूरा बोलते? क्या धर्म संकट में है जिसके लिए आप हिंसा का माध्यम चुन सकती हैं, वो मार्ग चुन सकती हैं? नहीं, आप बोलिए भगवान, ये मैं नहीं कह रही हूँ कि भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। पर आज की डिबेट में उसका औचित्य क्या था, मैं ये समझना चाहता हूँ। अब मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मैं आपसे पूछ रही हूँ, अगर भगवान श्री कृष्ण गलत कहते तो खोलिए अपने चैनल पे। ओके, मैं सुनील जी से एक्सप्लेन कर लेता हूँ। वो भगवान कृष्ण के उपासक भी हैं और आपके मुताबिक तस्वीर भी पीछे लगा रखे, तो वो ही इस हिंसा वाली बात का जवाब देंगे। सुनील जी बताइए, सुनील साजन जी। देखिए ब्रजेश जी, इस लोकतांत्रिक देश में हिंसा की बात
अपने आप में गलत है और भगवान ने कभी नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने कभी नहीं कहा आप जाति देख करके विधायकों का अपमान करें। अगर नंद किशोर गुर्जर हैं तो अपमान कर दो, अवधेश वर्मा हैं तो अपमान कर दो, दलित है तो घोड़े पे मत चढ़ने दो, पिछड़ों का आरक्षण छीन लो। हम तो अनिला सिंह जी की बात को आगे बढ़ा रहे हैं आपके कार्यक्रम के माध्यम से। उत्तर प्रदेश का पिछड़ा, दलित, आदिवासी अपने अपने आरक्षण, हक, अधिकार, सम्मान, सामाजिक बराबरी के लिए, आर्थिक बराबरी के लिए, शैक्षिक बराबरी के लिए, धार्मिक बराबरी के लिए अनिला सिंह जी की बात मान लें और सामंतियों के खिलाफ युद्ध करें। कौन छीन रहा है आपका? पर सर ये सब बातें नहीं करनी चाहिए। ये लोग कहते हैं कि हमारे, मुझे लगता है कि आप दोनों लोग को संयम बरतना चाहिए और ये जातिगत हिंसा, धर्म की रक्षा के लिए हिंसा, मुझे लगता है आप दोनों को इससे दूर रहना चाहिए। ये अनुचित बात है। हिंसा के पक्ष में हम ब्रजेश जी हिंसा के पक्ष में नहीं हैं, लेकिन अगर पिछड़ों का आरक्षण छीना जाएगा तो पिछड़ा सोता रहेगा क्या? एक दलित साथी है हमारे उन्नाव का है, शिवम सोनकर, उसको पीएचडी में एडमिशन क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्या दलित समाज सोता रहेगा क्या? तो पीडीए तो नहीं सोने वाला है। हिंसा के माध्यम पे आप उस विचारधारा के हैं, सत्ता पक्ष ना मारेंगे ना मानेंगे। हिंसा का मार्ग चुनने की बात करे किसी भी रेफरेंस में, मैं नहीं कहता कि गलत सही कौन है, लेकिन किसी भी रेफरेंस में आप दोनों को ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। ब्रजेश जी नहीं, ब्रजेश जी हमारी बात सुन लीजिए। हम उस विचारधारा के लोग हैं। नेताजी ने हम लोगों को एक नारा दिया था, ना मानेंगे ना मारेंगे। तो हम मारने की बात नहीं कर रहे हैं। तो आप ही तो कहा अभी युद्ध छेड़ दे, युद्ध छेड़ देते हैं। आप ही ने युद्ध छेड़ने की बात कही, वो हिंसा की बात करती हैं, आप युद्ध छेड़ने की बात नहीं। युद्ध छेड़ने की बात हमने कहा कि आरक्षण बचाने के लिए युद्ध छेड़िए, सामाजिक बराबरी के लिए युद्ध छेड़िए, आर्थिक बराबरी के लिए युद्ध छेड़िए, शैक्षिक बराबरी के लिए युद्ध छेड़िए, धार्मिक बराबरी के लिए युद्ध छेड़िए। और लोकतंत्र में युद्ध छेड़ने का मतलब है वोट। आप भाजपा के खिलाफ वोट करिए, भाजपा सब बात कहने के बाद आप ये बात कह रहे हो। जब आपने यही धर्म है। कुछ आक्रामक बयान, अनुचित बयान दोनों की तरफ से थे। प्रियंका गुप्ता जी, ये जो क्लेम किया जा रहा है कि धर्म की रक्षा के लिए हिंसा करनी पड़े तो करें, वो कह रहे हैं आरक्षण बचाने के लिए युद्ध करना पड़ेगा सामंतों से तो करेंगे। आपकी पार्टी भी कोई युद्ध और हिंसा वाली बात पर विश्वास करती है? देखिए, इसमें दोष अनिला जी का नहीं है, पर दोष इनकी पार्टी का ज़रूर है, क्योंकि वो अहिंसा पूरी तरीके से जो जिस तरह से दंगे फसाद, जिस तरह से हथियार उठाना, ये सारी चीज़ें उनकी पार्टी में है, तो उनकी पार्टी की मजबूरी है कि उन्हें बोलना ही पड़ता। रही बात कांग्रेस पार्टी की, कांग्रेस पार्टी हमेशा से अहिंसावादी पार्टी रही है और हिंसा से कहीं दूर दूर का नाता नहीं है। पर मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी, अगर ओबीसी आरक्षण की बात हो रही है, SC ST आरक्षण की बात हो रही है, तो सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगी 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण क्यों खा गए भारतीय जनता पार्टी? अगर प्रधानमंत्री जी खुद को ओबीसी कहते हैं, खुद को चिल्ला चिल्ला के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घोषित करते हैं कि मैं ओबीसी हूँ, तो फिर आज ओबीसी का आरक्षण, SC ST का आरक्षण क्यों खाया जा रहा? आज ओबीसी का कट ऑफ नॉर्मल जनरल के कट ऑफ से ज़्यादा आता है। आप सोचिए कि एक नॉर्मल जनरल का व्यक्ति जो जिसका कट ऑफ कम है, ओबीसी का कट ऑफ ज़्यादा है। मतलब आज आदमी चाहता है कि मैं जाके नॉर्मल में, जनरल में भर दूं अपने आप को। तो आरक्षण को समाप्त करने की जो इनकी मंशा है वो पूरी तरह से साफ हो चुकी है। देश की जनता ये बेहतर तरीके से समझ गई है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का मतलब है कि सरकारी नौकरियों को खत्म करना। दूसरी चीज, मैं वीरेंद्र जी की भी बात पे आना चाहूंगी। वीरेंद्र जी ने अभी कहा कि कांग्रेस पार्टी को किसी का समर्थन लेना पड़ेगा। मैं इतना कहना चाहती हूँ कि आज कांग्रेस पार्टी ऐसी स्थिति में है कि अन्य पार्टियों को कांग्रेस पार्टी का समर्थन लेना होगा। फिर से रिपीट करिए। अन्य पार्टियों को जीत का सेहरा बांधने के लिए कांग्रेस पार्टी का समर्थन लेना होगा। ये कांग्रेस की पहचान है, क्योंकि लगातार पूरे देश में। सुनील साजन पर है या सुनील शुक्ला पे? नहीं, वीरेंद्र जी ने तो 2 नाम दिए थे ना पार्टियों के, तो मैं ये नहीं कहूंगी, मैं किसी पे कमेंट नहीं कर रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि सही खेल रही हैं मैडम, बहुत शुक्रिया आपका। मैं खान साहब, क्या ओबीसी SC कम्युनिटीज को उतना प्रतिनिधित्व मिल रहा है जो वो हकदार हैं? और जैसा कि मैंने मुसलमानों की बात कही, वो तो हाशिए पे लग चुके हैं। नहीं, आपकी बात सही है। मैं दो चीज़ें कह रहा हूँ कि एक तो नंद कुमार गुर्जर जो गाजियाबाद में मारे गए, पीटे गए, उनके जवाब नहीं आया। पीडीए का जो हिस्सेदारी है उस पर सुनील साजन ने कोई जवाब नहीं दिया। सवाल इस बात का है कि जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था तो मुस्लिम समाज 20% वो झूम करके इनको वोट दिया। किसको दिया था वोट? सपा को वोट दिया था।
कांग्रेस को नहीं दिया? कांग्रेस को नहीं दिया। बीजेपी भारत तो ये 6 कैसे आ गए? नहीं, ये 6 कैसे आ गए? ये मैं विधानसभा की बात कर रहा हूँ सर जी। ओके, विधानसभा की बात कर रहा हूँ। अब ये मुसलमान देख चुका है कि समाजवादी पार्टी को हमने 20% वोट दिया और ये बीजेपी को हरा नहीं पाए और रह गए 100 के पार रह गए। तो अब ये चलने वाला नहीं है। 20% मुसलमान, 21% दलित और बैकवर्ड कहाँ जाएगा? ये बीएसपी में जाएगा। अब उनको आजमाएगा। ये 2 लोगों को आजमा चुका बसपा है। के 2 समर्थक आज मुझे मिल गए। आज ये इस जाएगा बात से और काली देखिएगा चरण बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। सर एक मिनट सर आप थोड़ा सहयोग कर दो। पीडीए का थोड़ा जवाब वक्त का नहीं दिया। कम है, थोड़ा सहयोग कर दो। आज कालीचरण जी, क्या इनके विचारों से सहमत हुआ जा सकता है? बिल्कुल, वो तो- मायावती की जो राजनीति है वो हर चुनाव में अपना गोल पोस्ट चेंज करती हैं। कभी खुश हो जाती हैं तो कहती है ये कम्युनिटी बहुत अच्छी है, वरना फिर प्रियंका जी को गाली देने लगती हैं। देखिए, खान साहब को भी गरिया देती हैं, सुनील जी को भी गरिया देती हैं। देखिए बिल्कुल ठीक कहा आदरणीय ने। वो बसपा से जुड़े भी रहे हैं पहले, तो उन्होंने सही कहा कि अब बीएसपी के दिन बहरने वाले हैं, लौटने वाले हैं। और पूरी ताकत के साथ दलितों ने और ओबीसी ने और पिछड़े वर्ग ने मन बना लिया है कि बहन जी को लाए बिना सुशासन उत्तर प्रदेश में ला नहीं सकते हम। ना तो बुलडोजर से हम सुशासन ला सकते हैं, ना जा करके तीर तमंचे से। सुशासन शक्ति के जो प्रदर्शन है उस पर ये काम नहीं चलेगा। भय का कोई स्थान नहीं एक लोकतांत्रिक देश में। बिल्कुल ठीक है। और ये 1.5 महीने में आपके जज्बात, पॉलिटिकल थॉट्स इतने कैसे यू टर्न मार गए कालीचरण जी? देखिए, ये तो परिस्थितियों पर निर्भर करता है। परिस्थितियां हैं, कब क्या बदल जाती हैं, कैसे क्या हो जाता है, ये तो स्वाभाविक। अब देखिए, स्ट्रॉन्ग सपोर्टर आप कांग्रेस पार्टी एंड समाजवादी पार्टी अब ये वकालत कर रहे हैं कि बहन जी सत्ता में आने वाली खान साहब ने बिल्कुल ठीक है। देखो, खान साहब ने जो कहा वो बहन जी ने वो ठीक कहा था। खान साहब ने कहा कि झूर के सारे लोगों ने सपा को वोट दिया था, इसका मतलब बीएसपी को वोट नहीं दिया था, जो बहन जी ने आरोप लगाया था। उसको समर्थन कर दिया। मैं सुनील शुक्ला जी को आमंत्रित करता हूं। सुनील जी, तो क्या ओबीसी और एससी समुदाय के बिना आप कोई पार्टी उत्तर प्रदेश में सत्ता में आने के बारे में सोच भी नहीं सकती? बिल्कुल नहीं सोच सकती। पिछड़ों और दलितों का समर्थन सत्ता में आने के लिए नितांत आवश्यक है। बहुजन समाज पार्टी की जो आज हंस रहा है मायावती जी का, मैं व्यक्तित्व रूप से स्वीकार करता हूं कि दलितों के सर्वाधिक सम्मानित नेता मायावती जी है। लेकिन उनके ऊपर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई घोषित रूप से गठबंधन नहीं किया है। उनके ऊपर केवल आरोप है कि उनकी राजनीति से भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो रहा है और उनका समर्थक उनको लगातार छोड़ते हुए चला जा रहा है। अगर वह इस आरोप से मुक्त नहीं होगी तो जो समर्थक और उनके साथ रहा है वो जिस तरह से लगातार घटता चला जा रहा है और घटेगा। मैं खान साहब की इस बात से सहमत हूं कि दलितों में और अल्पसंख्यकों में मायावती जी की साख रही है, लेकिन इस बात से सहमत नहीं हूं कि आज भी उनके साथ यह मतदाता और उनके साथ जाएगा। अगर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ दिखाई पड़ेगी तो उनके साथ नहीं जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ जाकर के दलितों को अपना कोई राजनीतिक सामाजिक हित नहीं दिखाई पड़ता। आक्रामक हिंदुत्व में दलित अपने आप को सुरक्षित नहीं मानता। ये आज नहीं है, इतिहास इस बात का गवाह है। यह आक्रामक हिंदुत्व था कि अम्बेडकर जी बौद्ध हो गए। थैंक यू सर। यह आक्रामक हिंदुत्व था कि तमाम जो दलित समुदाय के लोग हैं वो बौद्ध को अपनाते चले जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया। अल्पसंख्यकों का जहां तक सवाल है, अल्पसंख्यकों के साथ ये बड़ा मुद्दा है कि वह भारतीय जनता पार्टी का विरोध करेंगे या उस पार्टी के साथ जाएंगे जिस बहुत बहुत धन्यवाद भारतीय जनता पार्टी कराने की स्थिति में। मैं आप सभी अतिथियों का बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आप सब ने अपना कीमती वक्त आज की परिचर्चा के लिए निकाला। और बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत शुक्रिया कार्यक्रम देखने के लिए। धन्यवाद। नमस्कार।